क्लास 8 हम आपकी हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 में हमने समझा था कि किस तरीके से कब और कैसे राज्य स्थापित हुए थे और आज हम उसके आगे का देखेंगे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी किस तरीके से कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी वो यहाँ पर आई थी व्यापार के लिए, लेकिन फिर उसने राज्य करना शुरू कर दिया। द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर, यानी कंपनी कब पावर में आ गई। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, यानी औरंगजेब जो था वो मुगल रूलर में आखिरी था जो सबसे ज़्यादा पावर में था। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया, यानी उसने पूरे ही सब पर अधिकार कर लिया था, एक बड़ी टेरिटरी पर जिसको आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यानी जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद, मैनी मुगल गवर्नर्स and big जमींदार began asserting their authority and establishing regional kingdoms, यानी बहुत सारे मुगल गवर्नर आए, सूबेदार आए, जमींदार आए जो अपनी अपनी अथॉरिटी बताकर अपने अपने रीजन में राज्य करने लग गए। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब क्योंकि पूरे इंडिया में लोग अपने अपने एम्पायर खड़े कर रहे थे तो दिल्ली जो था वो अब एक इफेक्टिव सेंटर जैसा फंक्शन नहीं कर पा रहा था जैसे वो पहला एक बीच में पावर हुआ करता था। By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on political horizon, the British. लेकिन 18th सेंचुरी के हाफ तक आते आते हमने देखा कि एक नई पावर जो थी वो ग्रोथ कर रही थी, जो थी द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश लोग थे। Did you know that British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did it come to be masters of vast empire? In this chapter you will see how this came about. यानी क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे ओरिजिनली तो वो एक बहुत छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी जो व्यापार करती थी। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि वो हमारे यहाँ आकर मास्टर्स बन गए इतने बड़े एम्पायर के। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। ये नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कैप्टन हॉटसन अरेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर, यानी औरंगजेब के बाद कोई ऐसा ताकतवर महाराज तो नहीं आया लेकिन मुगल एम्परर्स आते रहे। जैसे कि एक बहुत मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हुआ था जो बहादुर शाह जफर के टाइम पर हुआ था। वो एक नेचुरल लीडर थे और एक बार जब वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को अपना राजपाट छोड़कर जाना पड़ा और उनके बेटों को भी गोली मार दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी इसका नाम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था और आखिरकार वो ईस्ट की तरफ आ गई। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. तो इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर लिखवाया क्वीन एलिजाबेथ से जिसमें उनको ये हक दिया गया कि वो ईस्ट साइड जाकर व्यापार कर सकते हैं। दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. और इसके बाद ये हो गया कि कोई भी दूसरी कंपनी इनके साथ में आकर बराबरी नहीं करेगी, सिर्फ यही है जो वहाँ जाकर व्यापार करेंगे। With this charter, the company could venture across the ocean, यानी इसके हिसाब से कंपनी ओशियन के पार जा सकती थी, नए नए जगहों पर जाकर अपने गुड्स खरीद या बेच सकती थी चीप प्राइस पे और उन्हें वापस लाकर ज़्यादा कीमतों पर बेचेगी। द कंपनी डिड नॉट हैव फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरी कंपनीज उनके साथ आएंगी। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The Royal Charter, however, could not prevent other European power from entering the eastern market. लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां थी जो इनके साथ आ गईं। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crosses the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. यानी जब तक ये अपने जहाज से वहाँ पहुँच पाते उसके पहले ही पोर्तुगीज़ जो थे उन्होंने इंडिया में अपना धाबा बोल दिया था, उन्होंने अपना बेस गोवा में बनाया। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India. यानी वो वास्को डा गामा ही थे जो एक पोर्तुगीज़ थे जिन्होंने पहली बार डिस्कवर करा कि एक समुद्र का जो रूट है वो वहाँ से इंडिया तक भी आता है।
By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities to trade in Indian Ocean. यानी उस टाइम तक डच लोग भी चाहते थे कि इंडिया में उनका व्यापार हो, और जल्दी ही फ्रेंच ट्रेडर्स भी यहाँ पर आ गए. The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. अब परेशानी ये थी कि जितनी भी कंपनीज थी उन्हें एक ही चीज़ खरीदना थी. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यानी हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का बनाया जाने वाला कॉटन यानी कि रुई और सिल्क जो था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड उनके यहाँ हुआ करती थी. पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड. यानी हमारे यहाँ काली मिर्च ले जाते थे, लौंग ले जाते थे, दालचीनी ले जाया करते थे. इन सब चीज़ों की भी वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. और इस तरीके के कंपटीशन की वजह से जो इनमें आपस में हुआ कि इन्हें एक ही चीज़ खरीदना थी, यूरोपियन कंपनीज ने ना चाहते हुए भी इनकी प्राइजेस बढ़ा दी. एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न. और इससे उनका प्रॉफिट कम हो गया. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक ही तरीके से हमारी कंपनी जो है यहाँ पर पनपेगी, किस तरीके से एलिमिनेट करके, किसको हटाना. एलिमिनेट करना यानी हटाना, अपनी जो भी राइवल कॉम्पिटिटर्स यानी जो भी दुश्मन कंपनियां हैं उनको हटाकर. The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies. और इसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में युद्ध हुआ. थ्रू 17th and 18th century they regularly sank each other's ship. यानी वो एक दूसरे के जहाज डुबा दिया करते थे, रूट ब्लॉक कर दिया करते थे, और सप्लाई आगे बढ़ ही ना पाए ऐसा कुछ ना कुछ काम कर दिया करते थे. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. और क्या होता था कि इस तरीके की लड़ाई में जो वहाँ का लोकल राजा हुआ करता था वो भी इसके बीच में आ जाता था. तो कंपनी के लिए ये काम मुश्किल होता जा रहा था कि वो ट्रेड को और पॉलिटिक्स को, राजनीति को अलग अलग कैसे करे. द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो धंधा था वो पूरा बंगाल में शुरू करा. The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. यानी पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी वो हुगली नदी के किनारे पर बनी थी. This was the base from which the company's traders, known as at that time as factors, operated. यानी ये बेस था जहाँ से बाकी सारे व्यापारी जो थे ऑपरेट करा करते थे. The factory had a warehouse. यानी इनका एक स्टोर हाउस था. Where goods from export were stored. जहाँ पर बाकी सामान रखा जाता था जो बाहर से आया जाता था. एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट. और फिर इसके ऑफिसेज थे जहाँ पर कंपनी के लोग बैठा करते थे. एज ट्रेड एक्सपांडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने और भी ज़्यादा जितने ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्हें कहा कि आप यहाँ पर आइए और फैक्ट्री के पास ही सेटल हो जाइए. By 1696 it began building a fort around the settlement. 1696 तक उन्होंने एक छोटा सा महल जैसा बनाना शुरू किया. 2 years later it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. तो और 2 साल बाद उन्होंने मुगल जो ऑफिशियल थे जो वहाँ काम करा करते थे उनको घूस देकर, उनको रिश्वत देकर ये कहा कि कंपनी को 3 गाँवों के ऊपर ज़मींदारी दे दी जाए. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. और इनमें से एक गांव था कोलकाता. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. यानी मुगल एम्परर औरंगजेब को इन्होंने फोर्स करा कि वो एक फरमान जारी करें कि कंपनी को जो है ड्यूटी फ्री हर चीज़ मिलेगी, यानी उन्हें किसी भी चीज़ का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges. यानी कंपनी लगातार कोशिश करती रही कि उसको कंसेशन मिले, यानी उसको चीज़ें फ्री में मिलती रहें, डिस्काउंट में मिलती रहें, और उसने मैनिपुलेट करा यानी कि पूरा दिमाग घुमाने की कोशिश करी सबका. औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस had granted only the company right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest?
जैसे कि औरंगज़ेब ने फरमान में लिखा कि ठीक है, ये जो हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये जो साइड बिजनेस करते हैं, अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं, उस पर इन्हें ड्यूटी देना पड़ेगी, यानी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो भी देने से मना कर दिया, जिससे बंगाल को टैक्स के सिस्टम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, वो किस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, उन्होंने एक आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा? हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, तो किस तरीके से व्यापार जो था वो युद्ध में चला गया। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, यानी अर्ली 18th सेंचुरी तक आते आते कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम। तो औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल के नवाब ने भी अपनी पावर स्थापित कर ली, जैसे कि बाकी सब जगह पर हो रहा था। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए, फिर सिराजुद्दौला आए जो बंगाल के नवाब बने। ये सारे ही बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे और इन्होंने कंपनी को कंसेशन देने का मना कर दिया। इन्होंने हर चीज़ से कंपनी को मना कर दिया और उल्टा इनसे ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab। यानी उन्होंने कंपनी के ऊपर यह आरोप भी लगाया कि कंपनी जो है वो धोखाधड़ी करती है और बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान इनकी वजह से हुआ है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, यानी कंपनी टैक्स देने का मना करती है। डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिखती है, यानी बेइज्जती भरे लेटर लिखती है, और नवाब और उनके ऑफिशियल यानी साथ में काम करने वालों की कदर नहीं करती है। The company on its part declared that the unjust demands of local officials were ruining the trades of the company and trade could flourish only if the duties were removed। और कंपनी ने अपनी तरफ से ये कहा कि ये जो भी कह रहे हैं वो गलत है और इनकी वजह से हमारा व्यापार खराब हो रहा है, और व्यापार सिर्फ तभी अच्छे से फलेगा फूलेगा अगर हमारे ऊपर से टैक्स हटाया जाएगा। और वो ये भी चाहती थी कि उनको जितने भी गांव दिए जाएं वो और ज़्यादा गांव खरीदें और अपना फोर्ट जो था, महल जो था, वो दोबारा बनाएं। कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए, आपसी मतभेद बढ़ता चला गया और फाइनली सबसे फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो पहली बैटल थी इनके साथ। When अलीवर्दी खान died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब of Bengal। सिराजुद्दौला नवाब बने। Company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade, concession and other privileges। यानी कंपनी को चिंता थी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो चाहते थे कि कोई ऐसा रूलर आए जो उनकी हाथ की कठपुतली बनकर रहे और उनकी सारी बातें माने। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब। तो उन्होंने सिराजुद्दौला का जो दुश्मन था उसे नवाब बनने के लिए कहा। एन इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। और सिराजुद्दौला ने गुस्से में कंपनी से कहा कि आप पॉलिटिकल अफेयर जो भी है राजनीति वाले, उनके बीच में पढ़ना बंद कर दें और टैक्स चुकाएं। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कसीम बाजार। यानी हर चीज़ अगर सब फेल हो गई तो उसके बाद नवाब जो थे वो 30,000 सोल्जर लेकर उनकी फैक्ट्री कसीम बाजार पहुँचे। उन्होंने कंपनी ऑफिशियल को गिरफ्तार करा, उनके स्टोर हाउस पर ताला लगा दिया और जितने भी इंग्लिश मैन थे उनके हथियार ले लिए और इंग्लिश शिप का आना यहाँ पर बंद कर दिया। फिर वो कलकत्ता गए और उन्होंने वहाँ पर ही जाकर अपना मार्च करा और उन्होंने अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंड फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जब मद्रास में ये खबर पहुंची कि कलकत्ता में ऐसा हो गया है तो रॉबर्ट क्लाइव के अंदर यहाँ पर फोर्सेज भेजी गई और बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कंपनी आर्मी को सिराजुद्दौला के खिलाफ लेकर गए। वन ऑफ द मेन डिफीट of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulla's commander, never fought the battle। नवाब के हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो फोर्सेस उनके साथ गई थी उनमें से एक का कमांडर मीर जफर था जो कभी लड़ने आया ही नहीं। क्लीव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, क्योंकि वो कंपनी के साथ मिल गया था। कंपनी ने उससे वादा किया था कि उसे नवाब बना दिया जाएगा। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of company won in India। क्योंकि ये फेमस इसलिए थी क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे खिलाफ जीती थी।
After the defeat at Plassey, सिराजुद्दौला was assassinated and मीर जाफ़र made the नवाब। यानी हारने के बाद सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया गया। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। यानी इस समय तक भी कंपनी का ये मन नहीं था कि वो यहाँ राज करे, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार बढ़ाए। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये चीज़ बिना किसी लड़ाई के हो जाती है, यानी कि अगर वहाँ के राजा ऐसे ही ये बात मान जाते हैं, तो फिर वो उनसे उनकी टेरिटरी नहीं छीनेगी। Soon the company discovered that this was rather difficult। लेकिन जल्द ही कंपनी को पता चल गया कि ये तो मुश्किल काम है। For even the puppet nawab were not always as helpful as the company wanted them to be। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो उन्होंने खुद के बनाए हुए नवाब भी अगर वहाँ पर रखे थे तो वो उनकी सारी बातें नहीं माना करते थे। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject। क्योंकि वो एक गद्दी पर थे और उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी थी। वो ये नहीं चाहते थे कि जनता ये समझे कि ये तो एकदम इनके साथ मिल गए। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company disposed him and installed Mir Qasim in his place। तो क्या करती कंपनी, जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया यानी किसी चीज़ को करने से मना किया, तो कंपनी ने उसे भगाकर मीर कासिम को रखा। जब मीर कासिम ने कंप्लेन करी तो उसको हरा दिया गया बुक्सार में और उसे बंगाल से भगा दिया गया और मीर जाफर को फिर से लाया गया। The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expenses। अब इन्होंने राजा से ही पैसे लेना शुरू कर दिए और ये और ज़्यादा पैसे की मांग करते चले गए। किन चीज़ों के लिए? अपने वॉर के लिए, अपनी कंपनी के लिए, हर चीज़ के लिए इन्होंने पैसे लेना शुरू किया। By the time Mir Jafar died, the mood of the company had changed। Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves। तो मीर जाफ़र की मौत तक इनका मूड बदल गया और इन्होंने देखा कि नवाब के साथ काम करने से कोई बात नहीं बनेगी, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of Provinces of Bengal। यानी मुगल एम्परर ने कंपनी को ही दीवान बना दिया। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ इट्स वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। यानी इससे उनको छूट मिल गई कि वो यहाँ का सारा रेवेन्यू जो आता था, टैक्स जो आता था, उसका यूज़ कर सकती है। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। यानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कंपनी पहले फेस करती थी वो सॉल्व हो गई। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैड एक्सपांडेड। यानी अर्ली 18th सेंचुरी तक उसका व्यापार बढ़ चुका था। But it had buy most goods in India with gold and silver imported from Britain। This was because at this time British had no good to sell in India। लेकिन उन्हें पैसे देकर ये सामान खरीदना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। The outflow of gold from Britain slowed down after the Battle of Plassey and entirely slowed down after the assumption of Diwani। नाउ revenues फ्रॉम इंडिया could finance company expenses। यानी वो यहाँ से ही पैसे लेके यहीं रख लिया करते थे। This revenue could be used to purchase cotton and silk in India, maintain company's troop and meet the cost of building the company fort at offices at Calcutta। यानी इससे वो कॉटन और सिल्क भी खरीद लिया करते थे, अपनी आर्मी मेंटेन कर लेते थे, बिल्डिंग बना लेते थे और अपने ऑफिसेस बना लेते थे। अब जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो भी नवाब बनना चाहते थे। What did it mean to be नवाब? यानी नवाब बनने का मतलब क्या था? इनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी, लेकिन इसका कुछ और मतलब भी था। हर कंपनी में काम करने वाला नौकर भी अब अपने आप को नवाब जैसे रहने के लिए सोचने लगा था। उसको विजन आते थे कि वो भी नवाब जैसे रहेगा। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and was sum of money as personal gift to company official। यानी प्लासी की युद्ध के बाद जो नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि वो लैंड और बहुत सारा पैसा पर्सनल गिफ्ट के तौर पे कंपनी को दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमाइज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। यानी रॉबर्ट क्लाइव खुद यहाँ पर बहुत पैसे कमा कर गया। जब वो मद्रास आया था इंग्लैंड से, उस टाइम पर उसकी एज 18 थी और जब वो इंडिया से गया तो वो यहाँ से बहुत सारे डॉलर में पैसे लेके गया। इंटरेस्टिंगली, when he was appointed governor of Bengal, he was asked to remove corruption in company administration। यानी जब उसे कंपनी में रखा गया था तो कहा गया था कि आपको यहाँ से रिश्वतखोरों को हटाना है।
लेकिन जब उसको ही क्रॉस एग्जामिन करा गया 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी उसकी इतनी सारी संपत्ति देख के उस पर शक हुआ, तो उस पर मुकदमा चला और उसने सुसाइड कर ली। However, not all company officials succeeded in making money. हालांकि सब इतने पैसे वाले नहीं हुए। बहुत सारे इंडिया में बीमारियों की वजह से, वॉर की वजह से मर गए, क्योंकि वो करप्ट थे, डिसऑनेस्ट थे, लालची थे। Many of them came with humble backgrounds and uppermost desire was to earn enough in India and return Britain and lead a comfortable life. यानी बहुत सारे अच्छे परिवारों से थे, वो चाहते थे कि हम यहाँ पर उतना व्यापार करें, पैसे कमाएं और अपने घर वापस चले जाएं। Or those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their rich. They were called nababs. An Anglicized version of Indian word नवाब, यानी उन्होंने नवाब को थोड़ा सा बदलकर नवाब कर दिया, और जब वो वहाँ जाते थे अपना पैसा सबको दिखाते थे। They were often seen as upstarts and social climbers of British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. यानी बहुत बार इनके नाटकों में इनका मजाक भी उड़ाया जाता था कि ये दूसरी जगह से पैसे कमाकर लाए। अब कंपनी का रूल आगे कैसे फैला वो देखते हैं। कंपनी रूल एक्सपांडेड। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टन की एस्पेक्ट्स एमर्ज, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती है अगर हम ठीक से इस प्रोसेस को देखते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी. Instead, it used variety of political, economic and diplomatic method to extend its influence before annexing an Indian kingdom. यानी कंपनी ने कभी भी किसी के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध नहीं करा, उन्होंने बहुत सारे तौर तरीके अपनाए, राजनीतिक तरीके अपनाए, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए, हर तरीके के अपनाए उन्होंने, और उसके पहले उन्होंने डायरेक्ट युद्ध कभी नहीं करा। After the Battle of Buxar, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents and their job was to serve further the interest of company. Through resident, the company official began interfering in the internal affairs of Indian state. यानी बक्सार के बाद उन्होंने कुछ ऐसे लोग रखे वहाँ कर जो उनके लिए काम करते थे, उनको बताएंगे और कंपनी का काम करेंगे। तो इससे उन्होंने क्या करा कि इंडियन स्टेट के जो इंटरनल अफेयर थे, जो हमारे प्राइवेट अफेयर हुआ करते थे, उनमें दखल अंदाजी शुरू करी। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन. उन्होंने कोशिश करी कि वो बताएं कि अगला राजा कौन होगा, किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। कभी कभी वो फोर्स करते थे कि कौन किसके साथ में समझौता करके रहेगा, और अगर समझौता होता है तो इंडियन रूलर्स को अपनी आर्म्ड फोर्सेस यूज करने का अधिकार नहीं था, यानी लड़ाई वो नहीं लड़ सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी उनकी रक्षा करेगी, बट रक्षा के लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, और अगर इंडियन रूलर उन्हें पैसे नहीं दे पाते थे तो पेनल्टी के तौर पे उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब रिचर्ड वेस्ले गवर्नर जनरल थे तो जो नवाब ऑफ अवध थे उन्हें अपनी आधी टेरिटरी इन्हें देना पड़ी क्योंकि ये पैसे नहीं दे पाए थे। हैदराबाद को भी अपनी टेरिटरीज उन्हें देना पड़ी। टीपू सुल्तान के बारे में हम देखेंगे, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। The company resorted to direct military confrontation when it saw threat to its political or economic interest. This can be illustrated with case of southern Indian state of Mysore. यानी जब भी उनको डर लगता था या उन्हें ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फंट्रेशन करते थे, यानी डायरेक्ट युद्ध शुरू कर देते थे। ऐसा ही कुछ मैसूर में हुआ। मैसूर हैज़ ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान। यानी हैदर अली और उनके बेटे के अंडर में रह के मैसूर एक बहुत पावरफुल स्टेट था। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट, यानी उनके अंडर में मालाबार कोस्ट आती थी जहाँ का वो ट्रेड संभालते थे, व्यापार संभालते थे, और वहाँ से ही पेपर और कार्डामोम यानी कि हमारी दालचीनी और काली मिर्च खरीदी जाती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड रोक दिया, यानी उन्होंने चंदन के ऊपर रोक लगा दी, पेपर के ऊपर रोक लगा दी और कार्डामोम के ऊपर रोक लगा दी, और लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी को मना कर दिया, यानी लोकल वहाँ के व्यापारियों को मना कर दिया कि वो कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, उन्होंने फ्रेंच के साथ संबंध बनाए और उन्हीं के अंडर में अपनी आर्मी को मॉडर्न करा।
ब्रिटिश वर फ्यूरियस, यानी ब्रिटिश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने हैदर और टीपू को एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस समझा, खतरनाक समझा, जिन्हें कंट्रोल करना और मार डालना बहुत ज़रूरी था। 4 युद्ध उनके साथ लड़े गए थे और फाइनली बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम में कंपनी ने उनके ऊपर विजय पाली। टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मैसूर वॉज अंडर द फॉर्मर रूलिंग डेस्टिनी ऑफ वोडेयर्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। और उन्होंने यहाँ पर भी सब्सिडरी अलायंस लगा दी कि आप अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम आपकी सुरक्षा करें। वॉर विद द मराठास, अब मराठास के साथ क्या हुआ? फ्रॉम द लेट 18th century टू कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब कंपनी चाहती थी कि हम मराठा पावर भी खत्म कर दें। विद देयर डिफीट इन द 3rd बैटल ऑफ पानीपत, यानी तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद जो मराठाओं का ड्रीम था कि वो दिल्ली पर रूल करेंगे, वो तो चकनाचूर हो गया। उन्होंने अपनी स्टेट को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले अलग अलग जगह पर रूल करने लगे और एक साथ ही आते थे कॉन्फेडरेसी में, एक पेशवा के अंदर, यानी एक महाराज के अंदर, जहाँ पर ये अपनी पूरी चीज़ें करते थे। महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस 2 वहाँ के बहुत फेमस सोल्जर थे। मराठास वर सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर, यानी इनके साथ भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जो 1782 में ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ में, जहाँ पर किसी को भी क्लियर जीत नहीं मिली। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था जब ब्रिटिश ने उड़ीसा को जीता था और यमुना के किनारे आगरा और दिल्ली को जीत लिया था। और फाइनली जब तीसरा लड़ा गया तो मराठा पावर ख़त्म हो गई थी। पेशवा को वहाँ से हटा के बिठूर भेज दिया गया था और पेंशन देना शुरू कर दी गई थी और अब विंध्या की तरफ पूरी कंपनी का राज हो गया था। The claim to paramount sea. It is clear from the above that from early 19th century the company pursued an aggressive policy. यानी हमें पता चल गया कि अब वो एग्रेसिव हो गए थे, हर तरीके से लड़ने लग गए थे और तुरंत युद्ध शुरू कर देते थे। Under Lord Hastings, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. यानी लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लागू करी कि जो भी है सबसे ऊपर कंपनी है, उसकी पावर हर इंडियन स्टेट से ज़्यादा है और कोई भी अगर उससे सामने आएगा तो वो उससे लड़ेंगे। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिश ने स्मॉल स्टेट किटूर में लड़ना था तो रानी चन्नम्मा उस समय पर लड़ी थी। एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट उन्होंने चलाया था, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और प्रिजन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बट रायना अपुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, लेकिन उनके जो चौकीदार थे उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और बहुत सारी जगह पर उन्होंने ब्रिटिश को हराया भी। फिर आखिरकार उसे भी पकड़ के फांसी दे दी गई। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। लेट 1830s तक आकर ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया के बारे में चिंता हुई। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि रशिया जो है अब अपनी सब चीज़ें फैलाएगी और एशिया में आकर इंडिया में एंटर करेगी नॉर्थ वेस्ट से। ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। और अब इस डर की वजह से ब्रिटिश चाहते थे कि वो जल्द से जल्द नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपना दबाव बना लें। उन्होंने अफगानिस्तान से बहुत लंबा वॉर लड़ा और वहाँ पर अपना रूल करा। इसके बाद सिंध, इसके बाद पंजाब, जहाँ पर महाराणा रंजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने सिख किंगडम को भी अपने अंडर में ले लिया और आखिरकार पंजाब भी उनके कब्जे में आ गया। फिर आया द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। और जब आखिरी समय चल रहा था, जब इनका पूरा राज्यपाठ होने वाला था, तब लॉर्ड डलहौजी थे जो गवर्नर जनरल थे। उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई जिसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यानी डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल आयर ऑफ हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। यानी कि अगर कोई भी किंगडम है जहाँ का राजा मर गया और उसके पास उसका खुद का कोई बेटा नहीं है जो इस राजपाट को संभाल पाए, तो वो किंगडम लैप्स होकर कंपनी के अधीन हो जाएगा। बहुत सारे किंगडम्स इसी तरीके से इनके अंडर में आ गए थे, जैसे सतारा, संभालपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने अंडर में ले लिया। इस समय पर ब्रिटिश ने एक आर्ग्यूमेंट ऐड करा। दे सेड दे वर ऑब्लिज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने कहा
कि नवाब जो थे वो सही से राज्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को इनसे बचाएं। Enraged by the humiliating way in which Nawab was disposed, the people of Awadh joined great revolt that broke out in 1857. और जब अवध के लोगों ने देखा कि कितनी बदतमीजी से हमारे नवाब को यहाँ से भगाया गया है, तो उन्होंने एक रिवोल्ट ज्वाइन करा। वहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर, एक लड़ाई थी जो उन्होंने ज्वाइन सबने कर ली। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उन्होंने नया राज्यपाट बनाना शुरू करा। Warren Hastings was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of company power. यानी वॉरेन हेस्टिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक थे जिन्होंने कंपनी के राजपाट को फैलाने में बहुत मदद करी। By this time the company had acquired power not only in Bengal but in Bombay, Madras. यानी उन्होंने बहुत सारी जगह पर पावर कर ली थी। प्रेसिडेंसीज उन्होंने बनाई, 3 प्रेसिडेंसीज थी मेन, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। यहाँ से जो उनके गवर्नर थे वो रूल करा करते थे और उन्होंने हर जगह पर अपने छोटे छोटे कोई लोग बिठा दिए थे। 1772 से एक नया सिस्टम आया। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था, एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रिटेटेड इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट, यानी वहाँ पर ट्रांसलेटर्स बिठाए जाते थे जो बताते थे अपनी प्रॉब्लम। क्रिमिनल कोर्ट अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में हुए जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी कलेक्टर उसका सुपरविजन करते थे। A major problem was that Brahman Pandit gave different interpretation of local law based on different school of धर्मशास्त्र। एक प्रॉब्लम ये थी कि ब्राह्मण अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अलग अलग बताया करते थे। यूनिफॉर्मली लाने के लिए उन्होंने 11 पंडितों को कहा गया कि हिंदू लॉ आप बनाओ, और 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉ भी बनाया गया। इस तरीके से दोनों चीज़ें बनाई गई और एक सदर निजामत अदालत भी बनाई गई कलकत्ता में। अ प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर, यानी कलेक्टर यहाँ पर सबसे बड़ा माना जाता था। उसका जॉब था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, न्याय देना। पुलिस ऑफिसर दरोगा की मदद से वो ये काम करता था और धीरे धीरे ये पावर में आने लगा। कंपनी की आर्मी कैसी थी? द कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज, यानी जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में उससे कुछ नए आइडियाज आए, लेकिन इसकी पावर अभी भी मिलिट्री के ऊपर डिपेंड थी। मुगल आर्मी में मेनली कैवेलरी थी जिसमें ट्रेन सोल्जर घोड़ों के पीछे बैठा करते थे, और फिर आते थे इन्फेंट्री जो पैदल चला करते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, यानी उन्हें तीरंदाजी सिखाई जाती थी और उन्हें तलवार का यूज सिखाया जाता था। कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री, यानी ये अपने आप इतना अच्छा लड़ा करते थे घुड़सवार जो थे कि उन्हें लगा ही नहीं कभी कि उन्हें पैदल चलने वाले सैनिकों को ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है। रूरल एरियाज़ में जो गांव के एरियाज़ हुआ करते थे वहाँ पर बहुत सारे आर्म्ड पेजेंट्स हुआ करते थे और लोकल ज़मींदार भी मुगल लोगों को पैदल सोल्जर दिया करते थे। A change occurred in 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. एक चेंज आया जब जो आर्मी अवध और बनारस के जो राजा महाराजा थे उन्होंने मजदूरों को अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाया और उन्हें ट्रेनिंग दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अपनाया और उन्होंने अपनी आर्मी को ऐसे करते करते सिपोही आर्मी, यानी इंडियन वर्ड सिपाही से उन्होंने इसे लिया था। As warfare technology changed from 1800, the cavalry requirement of company's army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldier of the company army had keep pace with changing military requirement, and infantry regime now seemed more important. अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो थे उन्होंने यूनिफॉर्म लेकर आए, उन्होंने अपने सब्जेक्टेड यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी, ड्रिल और डिसिप्लिन सिखाया। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर, यानी एक प्रोफेशनल सोल्जर को बनाने में उसकी कास्ट और ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी। लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि सोल्जर खुद को एक बार भूल सकता है लेकिन अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को वो नहीं भूल सकता था। तो कैसा लगता था सिपोही को और कैसा वो रिएक्ट करते थे ये हम अगले उसमें पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। Thus the East India Company was transformed from a trading company to territorial colonial power। और इस तरीके से हमने देखा
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे व्यापार से लेके हमारे यहाँ उन्होंने राज्य करना शुरू कर दिया। नई टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर लेकर आए इस प्रोसेस में, और फिर उन्होंने 6 से 8 महीने में इंडिया को सी से जोड़ दिया, जिससे वो आसानी से यहाँ से वहाँ आ सकते थे। स्टीम शिप्स वो लेकर आए जिससे और जल्दी आ सकते थे। 1857 में कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी, और 78% उन्होंने अपना राज जमा लिया, कंबाइंड विद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रिमेनिंग टेरिटरी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल, और ऐसे करके उनके कंट्रोल में आखिरकार पूरा इंडिया आ गया। तो ये लेसन आपका खत्म हो गया है।